मेरा नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में आषाढ़ का एक दिन जो मोहन राकेश जी का नाटक है, उसका अंतिम अंक जो तीसरा अंक है आखिरी का, उसका भी सारांश जानेंगे। और उससे पहले हम इस अंक में जो भी पात्र हैं उनके नाम जान लेते हैं। यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है मल्लिका, मातुल, कालिदास और विलोम। तो ये चार कैरेक्टर्स या फिर ये जो चार पात्र है वही हमें अंक 3 में नजर आए हैं। तो चलिए अभी जान लेते हैं अंक 3 का सारांश। यहाँ पे अंक 3 की शुरुआत जो है वो मल्लिका के घर से ही होती है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्लिका की घर की स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। वो वैसे ही झरझर स्थिति में है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मल्लिका की माँ जो है उनका निधन हो चुका है और यहाँ पे एक और नया सदस्य है मल्लिका के घर पे, जो कि एक बच्ची है। तो यहाँ पे मल्लिका उसी को सुलाने की कोशिश करती है और जब वो बाहर आती हैं तब मातुल का प्रवेश होता है। मातुल जो है वो बारिश में भीग चुके हैं और वो मल्लिका के घर पे आते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसी मूसलाधार बारिश से बचने के लिए मुझे तुम्हारे घर के सिवा कोई और शरण ही नहीं मिली या फिर कोई और सहारा मिला ही नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गया। और मातुल ये भी बोलता है कि मेरे लिए तो मल्लिका तुम आज भी वही मल्लिका हो जो पहले हुआ करती थी। और जब वो मल्लिका की तरफ देखता है तो वो देखते हैं कि मल्लिका जो है वो पहले से बहुत ही पतली हो चुकी है, काली हो चुकी है और उसके जो वस्त्र है, जो कपड़े हैं वो बहुत ही पुराने जो कंडीशन होते हैं जैसे फटे हुए होते हैं, तो उस कंडीशन में थे और उस स्थिति में थे। तो मातुल उनसे पूछता है, प्रश्न करता है कि जो प्रियंगु ने तुम्हारे लिए राजधानी से जो स्वर्ण मुद्राएं भेजी थी, जो थोड़े बहुत पैसे भेजे थे और जो कपड़े भेजे थे, तो तुमने उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? ऐसी स्थिति में तो तुम्हें मतलब वो ले लेने चाहिए थे। तो मल्लिका बोलती है कि मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए मैंने नहीं लिए। तो ऐसे मातुल वो बात छोड़ देता है और फिर बोलता है कि बाहर बहुत ही तेज बारिश हो रही है। ये बारिश जो है वो मेरे लिए काल का रूप धारण कर रही है, क्योंकि जब मैं पैर आगे रखता हूँ तो बारिश जो है वो पीछे की तरफ फिसल जाती है और जब मैं पैर पीछे रखता हूँ तो बारिश जो है वो आगे की तरफ फिसल। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं अगर पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी आगे होती है या फिर बैसाखी मेरे पीछे होती है। तो यहाँ पे हम ये जान सकते हैं कि मातुल का जो एक पैर है वो टूट चुका है और वो ये भी बोलता है कि अगर उसे पता होता कि राजधानी जाके वो अपना पैर तोड़ बैठेगा तो वो कभी वहां पे जाते ही नहीं। और फिर वो बोलता है कि उन्होंने मतलब राजधानी से उनका जो घर का परिसंस्कार हुआ है वो भी कुछ इस तरह से हुआ है कि पहले तो उनका घर जो है वो मिट्टी से और जो ये क्या बोलते हैं गोबर होता है उससे लीपा पोती हुआ करता था। पर अभी जो है वो चिकने शिलाखंड या फिर जो टाइल्स होते हैं उस तरह से भवन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है और अच्छे मकान के रूप में उसको बनाया था। तो अभी बोल रहे हैं कि ऐसे घर से अच्छा तो मेरा जो पहले का घर था वही अच्छा था, क्योंकि उसमें जो मिट्टी थी उससे मेरे पैर तो टिका करते थे एक जगह पे। पर अभी तो वो भी नहीं रहा और वो ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर होते हुए भी बेघर हो चुका हूँ। और फिर वो ये भी बोलते हैं अंदर जाकर कि अगर मुझे कोई पूछेगा कि राजधानी है उज्जैनी जो राज्य है वहाँ वहाँ का जीवन कैसा है, तो वो यही बोलेंगे कि उससे जो कष्टदायक जीवन है वो कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ का जो जीवन है वो गांव के जीवन से पूरा अलग ही है। और उनको वहाँ जाके कितने कष्ट सहने पड़े वो उसकी पूरी कहानी जो है वो मल्लिका को बताते हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि मुझे कभी-कभी तो इतना दुख होता है कि पहले जिनके सामने मैं सिर झुकाकर वंदना किया करता था, वो अभी जब मैं उनके सामने रहता हूँ तो वो अपना सिर झुकाए हुए मेरे सामने खड़े होते हैं। और ये भी नहीं पता चलता है कि प्रतिहारी या फिर जो सेवक हैं उनके सोल्जर्स जो होते हैं वो उनके आगे चल रहे हैं या उनके पीछे चल रहे हैं। जहाँ पे वो नज़र घुमाते हैं उनको प्रतिहारी नज़र आते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी राजधानी या फिर उज्जैनी में कार्यरत होते हैं उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आने देते हैं और जब भी उनको कुछ चाहिए होता है तो उनको फटाफट से उनके जो कर्मचारी या फिर जो उनकी सेवा में लोग कार्यरत होते हैं वो उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो वो ये भी बोलते हैं कि कभी कभी तो उनके जो वस्त्र वो निकाल के रखते हैं उनकी भी वंदना की जाती है। तो उनको शक होता है कि उनका जो शरीर है
वो हार्ड मास का ये मतलब है हड्डी और जो मांस मतलब मसल्स होते हैं उसी से बना हुआ है या फिर चिकने पत्थर से बना हुआ है। चिकने पत्थर से यहाँ पे ये मतलब है कि जो भगवान के मंदिर में जो मूर्तियां होती है वो पत्थर की बनी होती है, पर फिर भी लोग जो है उनके सामने प्रार्थना करते हैं। तो वो ऐसे मतलब छू के अपने आप को देख रहे थे कि मेरा जो शरीर है वो हार्ड मास से ही बना है या फिर चिकने पत्थर में बना है, जहाँ पे लोग मुझे भगवान मानकर मेरे सामने झुक रहे हैं, मेरी वंदना कर रहे हैं। और वो ये भी बोलते हैं कि सिर्फ यही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि जो कालिदास है या फिर जो कश्मीर के राजा राजा है, शासक है, वो मतलब विपरीत शक्तियों के कारण या फिर जो उनके दुश्मन थे उसकी जो पावर थी वो बढ़ने के कारण वहां से भाग चुके हैं, भागे नहीं यानी मतलब वो जो कश्मीर है उन्होंने वो कश्मीर छोड़ दिया है और वहां से कहीं और चले गए हैं। और सुनने को आया है कि उनका निधन हो गया है, पर मुझे नहीं लगता है कि उनका निधन हुआ है, क्योंकि जो मुझे लगता है वो सही नहीं होता है और जो सही होता है तो वो मैं जब तक सोचता हूँ तो वो उसके पूरा विपरीत या फिर उसके पूरा ऑपोजिट होता है। तो जो मैं सच बोलता हूँ वो झूठ हो जाता है और जो झूठ होता है वो सच हो भी सकता है, तो उसको कंफ्यूजन होता है। और फिर वो बोलता है कि सुनने में आया है कि राजा का निधन हो चुका है या फिर वो जो कश्मीर है वो छोड़कर संन्यास ले चुके हैं और काशी में जाकर बसे हुए हैं करके कालिदास के बारे में सुनाते हैं। तो ये सुनकर जो मल्लिका है वो चकित हो जाती है और उसके मन में ही वो बातें करने लगती है। और क्योंकि मातुल बारिश में भीग के आया था इसीलिए उसके जो वस्त्र है, कपड़े जो है वो पूरी तरह से भीग चुके थे और उससे पानी टपक रहा था। ये देखकर मल्लिका जो है उनको बैठने के लिए बोलती है और बोलती है कि क्या मैं आग जला दूं जिससे आप अपने कपड़े जो है वो सुखा लो। तो मातुल बोलता है कि नहीं, ये कष्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी बारिश जो है वो कम हो चुकी है और मैं इस बारिश में मतलब जो बूंदे हैं वो कम हो चुकी है, इसलिए मैं घर चला जाऊंगा और वहीं जाकर अपने कपड़े भी सुखा लूंगा। तो ऐसे बोल के मातुल वहां से चले जाते हैं। और जो मातुल ने सूचना दी कि कालिदास का या तो निधन हो चुका है या फिर वो संन्यास लेकर काशी जा चुके हैं, ये बात मानने को मल्लिका का मन तैयार नहीं था और वो अपने मन से ही बातें करती है कि नहीं, तुम काशी नहीं जा सकते हो, ना ही तुमने संन्यास लिया है, ये मानने के लिए मेरा मन तैयार ही नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए वहां जाने मतलब उज्जैनी इसलिए जाने नहीं दिया था कि तुम वहां पे जाकर शासन संभाल सको या फिर वहां पे जाके शादी कर लो। और अभी अगर तुमने की भी ली या फिर तुमने जो राजभार संभाल भी लिया, तो अभी मतलब अंतिम तौर पर तुमने संन्यास क्यों लिया। और ये भी बोलती है कि कालिदास को नहीं पता है कि उसने अपना जीवन जो है वो किस परिस्थिति में बिताया, इतने वर्षों तक वो कैसे रही है, कितने ही कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ा है। और अब जो आज है वो वैसे ही आषाढ़ का दिन है, उसी तरह से जो बादल है वो गिरे हुए हैं, काले हैं, और ठीक उसी तरह से बरसात भी हो रही है। पर बस ये है कि इस बारिश में ये घर है और मल्लिका तो है पर कालिदास वहां नहीं है, और ना ही उसका अभिमन जो है वो बारिश में भीगने को व्याकुल हो रहा है। तो जब वो ये सोचते हैं तभी मतलब उसके सामने कालिदास आता है, और इस तरह से जब कालिदास का प्रवेश होता है तो मल्लिका चौंक जाती है। और तभी मतलब कालिदास उसको पूछता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना? शायद से ही पहचाना होगा, क्योंकि अभी मैं जो इंसान हूँ वो पूरी तरह से अलग हूँ और पहले से काफी बदल चुका हूँ, तो शायद से ही तुम मुझे पहचानो। मलिका उसको भीगी हुई स्थिति में देखती है तो वो बोलती है कि तुम्हारे जो वस्त्र है वे भीग चुके हैं, पर अभी तो मेरे पास वस्त्र भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। तो कालिदास बोलता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, इतने वर्षों बाद मैं भीगा हूँ और इस बारिश की वजह से, यहाँ पे भीगने की वजह से मेरा जो थकान है, जो थकावट थी, वो पूरी तरह से दूर हो चुकी है, तो अभी मैं सूखना नहीं चाहता हूँ। और तब थोड़ी देर के लिए वो उस घर को निहारता है, देखता है, तो उसको जो वस्तु है वो पूरी तरह से बदली बदली सी लगती है। जो उसका पहले का जो स्थान था वो वहां पे नहीं होती है, पूरी विपरीत हो जाती है। तो उस स्थिति में वो मलिका से पूछता है कि ये जो घर है वो मुझे अपरिचित सा क्यों लग रहा है, मतलब पहले जो घर की स्थिति थी वो वैसी नहीं लग रही है और बदलाव सा आ गया है घर में। और फिर वो ये भी बोलता है कि तुम्हें सूचना तो मिली होगी कि मैंने संन्यास ले लिया है, पर मैंने संन्यास नहीं लिया है, सिर्फ मैं जो उज्जैनी राज्य या फिर कश्मीर का शासन है या फिर
जो ये क्या बोलते हैं, मातृगुप्त के कलेवर या फिर उस मातृगुप्त या फिर राजा की जो पोजीशन होती है उससे ही मैंने संन्यास लिया है। पर मैं जो कालिदास का जीवन है वो अभी भी जीना चाहता हूँ और एक साधारण जीवन की शुरुआत करना चाहता हूँ। फिर दरवाजे की खटखटाने की आवाज आती है और बाहर से आवाज आती है कि अभी भी दरवाजा बंद है। तो जब वो आवाज सुनता है तो उसको वो आवाज जो है वो जानी पहचानी सी लगती है और जब वो दरवाजा खोलने के लिए खड़ा हो जाता है तो मल्लिका बोलती है कि जो दरवाजा है वो बंद ही रहने दो और तुम यहाँ पे बैठ जाओ और बातें वापस शुरू करो और क्या बोलना चाहते थे वो बोलो और दरवाजा खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो कालिदास जो है वो मल्लिका से वापस पूछता है कि ये जो आवाज है वो जानी पहचानी सी लग रही है और वो ये भी बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस आवाज से मेरा कोई पुराना संबंध है। तभी बच्चे की चाह-चाहने की मतलब रोने की सी आवाज आती है। तो कालिदास चकित हो जाता है और मल्लिका से पूछता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब मल्लिका बोलती है कि ये मेरा वर्तमान मतलब ये मेरा प्रेजेंट है और रूम के अंदर या फिर जो कमरा होता है उसके अंदर चली जाती है। तब कालिदास जो है वो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही चकित हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब मल्लिका बाहर आती है तो कालिदास उस पे ध्यान ज़्यादा नहीं देता है और वापस अपनी बातों में लग जाता है और बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं जो कश्मीर है वो क्यों जाना चाहता था, क्योंकि मैं इन सभी को जो भी मेरे बारे में गलत सोच रहे थे उनको बताना चाहता था कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ और इसीलिए मैं राज्यभार या फिर जो शासन है वो संभालना चाह रहा था ताकि इनको जवाब दे सकूं। और फिर वो ये भी बताता है कि उसने जो भी आज तक रचना की है उसकी प्रेरणा मल्लिका ही थी। जो भी जैसे कि कुमार संभव है तो कुमार संभव में ये जो तपस्विनी है उसके रूप में उमा जो थी वो मल्लिका थी और ये जो मेघदूत है उसमें जो यक्ष है वो जो यक्ष की पीड़ा थी वो कालिदास की ही पीड़ा थी और रघुवंश में जो अज का विलाप था वो कालिदास का ही विलाप था और अभिज्ञान शकुंतला में जो शकुंतला थी वो शकुंतला के रूप में मल्लिका को ही सोच रहा था और उसी प्रकार उसने ये सब रचना लिखी थी। तो वो ये चाहता था कि मल्लिका जो है वो उस रचनाओं को पढ़े। तभी मतलब मल्लिका बोलती है कि तुमने क्या सोचा कि मैंने ये जो तुम्हारी रचना है वो पढ़ी नहीं, मैंने तुमने जितनी भी रचना की है वो पढ़ी हुई है और रचना का जो किताबें जो भी होती है ना वो उसके सामने लाके रख देती है। फिर कालिदास वो देखकर चकित हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें ये जो रचना है वो कहाँ से मिली। फिर वो बोलती है कि यहाँ पे जो बिजनेस पर्सन या फिर जो व्यवसाय आते थे उनसे मैं रिक्वेस्ट करती थी और उनसे मंगवाती थी। तो लाने के लिए काफी वर्ष लगते थे पर फिर भी मुझे वर्ष में एक दो प्रति मतलब जो रचनाएं हैं वो मिल ही जाया करती थी। फिर कालिदास पूछता है और इसके लिए जो मतलब धन या फिर जो पैसा है वो कहाँ से आया करता था, क्योंकि ऐसी स्थिति में मतलब धन इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो गरीबी में थी। तो उसके लिए जो रचना के लिए पैसे है वो कहाँ से मतलब लाया करती। तो मल्लिका बोलती है क्योंकि एक दो वर्ष में उसे एक या फिर दो ही प्रति मिलती थी रचना की तो इसीलिए उतना समय काफी होता था धन इकट्ठा करने के लिए। और जब धन इकट्ठा हो जाता था तो वो व्यवसायियों को दे दिया करती थी जिससे उसको कालिदास की जो रचना है वो मिल जाया करती थी। और उसी बीच में वो अपना जो उसने इकट्ठा किया था खाली पन्ने वो भी कालिदास को नजर आता है और फिर वो बोलती है कि ये जो है उसमें मैंने सोचा था कि तुम अपना महाकाव्य लिखोगे पर अभी उसकी जो स्थिति है वो खराब हो चुकी है और अभी ये सिर्फ कोरे पन्ने ही है, पूरे बिगड़े हुए स्थिति में है, अभी तुम उस पे रचना नहीं कर सकते हो। तो कालिदास जब उन पन्नों को देखता है तो वो बोलता है कि यहाँ पे तो पहले से ही महाकाव्य का रचना हो चुका है इस पर और अभी मैं इस पे क्या लिखूं, क्योंकि इसमें तुमने मतलब अपने आंसू गिराए हुए हैं और जगह जगह पे फूल की पंखुड़ियां जो है वो नजर आती है और थोड़े थोड़े जगह पे उसको मतलब किताबों को छीनने नाखूनों से छीनने का दांतों से काटने का भी मतलब निशान छोड़ देता है। तो कालिदास बोलता है यहाँ पे तो पहले से ही रचना हो चुकी है, अभी मैं इस पर और क्या रचना करूं, और कोई रचना करने के लिए शेष पन्ने बचे ही नहीं है। तो इस पर मल्लिका जो है वो उदास होती है और फिर वो बोलती है कि ये जो है मैंने तुम्हारे लिए भेंट के रूप में रखा हुआ था पर तुम वापस आए नहीं। तब
कालिदास बोलता है कि अगर मैं वापस आता, जब कश्मीर जा रहा था, तो अगर मैं यहाँ पे आता तो तुम्हारी जो आंखें हैं वो मुझे रोक लेती, और जिन्होंने भी मेरी बदसरना की, मेरे बारे में जो गलत है वो बोला, उनको मैं जवाब देना चाहता था। इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं यहाँ पे आता तो उनको ना ही उनके सवालों का जवाब दे पाता और ना ही इतना कामयाब हो पाता। तो इसीलिए मैं वहाँ कश्मीर चला गया तुमसे मिले बगैर। तो उसके बाद में ये भी बोलता है कि वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो जीवन है वो वहाँ पे जो है सुखद नहीं है, और मैं मौके के तलाश में था कि कब मैं तुम्हारे पास आ सकूं, और जब मुझे मौका मिला तो मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मैं यहाँ पे इसीलिए आया हूँ क्योंकि जो काम जो है मैंने तब नहीं किया वो अभी मैं पूरा करना चाहता हूँ, और हम अपना जो बचा हुआ जीवन है वो अच्छे से आरंभ, यानी उसका जो बचा हुआ जीवन है उसकी नई शुरुआत करना चाहता था। तभी जो है विलोम की आवाज आती है और विलोम का प्रवेश होता है, और विलोम जो है वो मदिरा पान पी के आया हुआ है शायद, या फिर शराब पी के आया हुआ है। तो वो मतलब ठीक से मतलब चल नहीं पा रहा था, और ऐसे ही लड़खड़ाते हुए वो कालिदास को देखता है तो अपनी आंखें जो है वो मलता है, और फिर बोलता है कि ये जो आकृति है वो मैंने पहले भी देखी हुई है, कालिदास ही हो ना, करके पूछता है। फिर कालिदास के पास जाकर उसको गले लगने की कोशिश करता है, पर उसका जो शरीर है वो मिट्टी से मैला हो चुका था, तो फिर कालिदास उससे दूर चला जाता है। और जब कालिदास को जो विलोम है वो देखता है कि वो दूर दूर जा रहा है, तो वो मतलब उससे प्रश्न करता है कि मेरा जो शरीर है वो मैला है, इसीलिए तुम मेरे गले नहीं लग रहे हो, या फिर मुझे से घृणा है? तुमने एक दिन कहा था ना कि एक दूसरे के निकट पड़ते हैं, तो उस निकटता को मैंने और भी बढ़ा दिया है। अभी देखो, जहाँ पे हम पहले मिले थे उसी जगह पर हम वापस मिले हैं। तो ऐसे में जो कालिदास है वो विलोम को बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर विलोम उसको चिढ़ाते हुए बोलता है कि मैं चला जाऊँ? क्यों? क्यों चला जाऊँ? क्योंकि अभी जो तुम्हें यहाँ का घर है, यहाँ का जो वातावरण है वो अपना सा लगने लगा है, इसीलिए तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ। पर ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम यहाँ पे अतिथि के रूप में हो, और मैं विलोम यहाँ पे पूरे अधिकार के साथ आता हूँ। और फिर वो ये भी मतलब कालिदास को छिड़ाना भी चाहता था, इसीलिए मल्लिका को बोलता है कि मल्लिका, तुमने देखा नहीं, कालिदास राजधानी से आया हुआ है, जो गेस्ट आए हुए हमारे घर पे उनका स्वागत तो किया, या फिर तुमने आतिथ्य में कोई कमी तो नहीं रखी, करके पूछता है मल्लिका से। और ऐसे सवालों का मल्लिका जो है वो कुछ भी जवाब नहीं देती है, और वो ये भी बोलता है कि तुम्हें पता है मल्लिका के पास एक हरिण शावक है, और वो ये जो छोटी बच्ची थी मल्लिका के साथ उसके बारे में बात कर रहा था कि उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल हरिण शावक जैसी है, और वो हरिण शावक जितनी ही खूबसूरत है। और मल्लिका को बोलता है, तुम्हें पता है ना मल्लिका, कालिदास को हरिण शावक कितने पसंद है? तुमने दिखाया नहीं अपनी बच्ची को कि मतलब कितनी सुंदर है वो। और लोग तो ये भी मतलब बोलते हैं कि ये जो बच्ची की जो सूरत है वो माँ मल्लिका से मिलती है या फिर विलोम से। तब जो कालिदास है उसको गुस्सा आ जाता है, और फिर वो विलोम को वहां से चले जाने के लिए बोलता है। तो फिर ये विलोम बोलता है कि हाँ, चला जाता हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुम आदेश दे रहे हो, सिर्फ इसलिए कि तुम यहाँ पे आज अतिथि के रूप में आए हो। अतिथि का जो बात है उसका सम्मान होना चाहिए, और इस सम्मान के लिए मैं यहाँ से अभी के लिए तो चला जाता हूँ, पर लौट के जरूर आऊंगा। फिर वो मल्लिका से मतलब बात करता है कि मल्लिका, जो कालिदास है वो अतिथि के रूप में यहाँ पे है, तो उनका पूरा ध्यान रखना, और आतिथ्य में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करना, करके वो वहां से चला जाता है। और जब विलोम वहां से चला जाता है तो मल्लिका वापस कालिदास से प्रश्न करती है कि तुम तब क्या बात कर रहे थे? तो ये जो कालिदास है वो खिड़की की तरफ जाकर मेघों को देखता है और बोलता है कि ये आषाढ़ का दिन बिल्कुल वैसा ही है जैसे बरसों पहले हुआ करता था। ठीक वैसे ही मेघ गिरे हुए हैं, बादल जो बादल है वो काले हुए हैं, और ठीक उसी प्रकार से वर्षा हो रही है। परंतु अभी जो समय है वो पूरी तरह से बदल चुका है, और ये भी बोलता है कि जो समय है वो काफ़ी बलवान है, शक्तिशाली है, और संभवतः हमारे जो इच्छा है उसके पूरे विपरीत है। मतलब जो हम इच्छा करते हैं उसके साथ हर वक्त कुछ ना कुछ गलत ही होता है, और इच्छा के अनुसार समय नहीं होता है, और जो समय होता है उसमें हमारी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती है, करके वहां से
चला जाता है मलिका को छोड़कर। तो जब वो चला जाता है, मलिका जो है वो उसके पीछे पीछे जाना चाहती थी, पर तभी जो उसकी बच्ची है उसके रोने की आवाज़ आती है, तो वो वापस कमरे में जाती है, उस बच्ची को अपने हाथ में लेती है और दरवाजे के पास आती है, तो वो देखती है कि जो कालिदास है वो वहाँ से चला गया है और वो वहाँ पे जो उसकी बच्ची है उसको चूमती है। और यहाँ पे हमारा जो ये अंक है वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो अंबिका ने जो बात बोली थी कि ये कालिदास जो है वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, तो अंतिम अंक में हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर कालिदास चाहता था तो वो मलिका के साथ वापस अपना जीवन नए तरीके से शुरू कर सकता था और इसके लिए मलिका भी राजी हो गई थी, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है और वो वहां से चला गया। तो ये बात को मन में रखते हुए और अंबिका की बात सोचते हुए मलिका भी अपनी बच्ची को लेकर वहीं पे रही और उसके पीछे नहीं गई। अभी हम कुछ प्रश्न जान लेते हैं और इस प्रश्न और उत्तर से आपको ये जो सारांश है वो और भी अच्छी तरह से समझ आएगा। तो चलिए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, मातुल का प्रवेश किस ऋतु या फिर मौसम में होता है? और हमें इसका उत्तर जो है वो पता ही है कि मातुल का जो प्रवेश है वो मूसलाधार बारिश में हुआ था। तो इसका उत्तर है, मातुल का प्रवेश जो है वो बैसाखी के ऋतु में होता है। दूसरा प्रश्न, वर्षा से बचने के लिए मातुल किसके घर का सहारा लेता है? तो हमें पता ही है मातुल जो है वो मलिका के घर आता है और वो मातुल मलिका के घर इसलिए आता है ताकि वो मूसलाधार बारिश से बच सके। तो वर्षा से बचने के लिए मातुल मलिका के घर का सहारा लेता है। मातुल मलिका के घर क्यों आता है? क्योंकि उसको मूसलाधार बारिश से या फिर बैसाखी से बचना था, इसीलिए वो मलिका के घर आता है। मातुल मलिका को क्या सूचना देता है? हमें पता ही है कि मातुल जो है वो बहुत सारी बातें बोलता है और उसी में वो ये भी सूचना देता है कि जो कालिदास है या फिर जो कश्मीर के शासक है उनका निधन हो गया है। मातुल के अनुसार चिकने शिलाखंड से बेहतर क्या होती है और क्यों? चिकने शिलाखंड यानी जो टाइल्स होते हैं, जो मतलब महलों में जो भवन में ये जो टाइल्स से घर बनते हैं ना, उसका जो मातुल है वो उदाहरण दे रहा है कि चिकने शिलाखंड से बेहतर तो ये गांव की मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी में हमारा जो पैर है वो टिकता तो है, पर चिकने शिलाखंड में पैर जो है वो फिसल जाता है। तो वो फिसल के गिरा था तभी उसका पैर जो है वो टूटा था, इसीलिए वो बोलता है कि चिकने शिलाखंडों से बेहतर तो गांव की मिट्टी होती है। और क्यों का उत्तर है क्योंकि जो मिट्टी होती है वो पैर को पकड़ के तो रखती है, इसीलिए उसको मिट्टी जो है वो बेहतर लगती है चिकने शिलाखंडों से। अगला प्रश्न है, कालिदास कश्मीर का शासक क्यों बनना चाहता था? तो हमें पता ही है कालिदास ने बोला था कि वो राजा इसलिए बनना चाहता था क्योंकि जिसने भी उसकी जो गलत भावना से उसके तरफ बातें की है, जिसने भी उसको गलत समझा, उनको जवाब देना चाहता था। यानी जो भी बदसरना उसने सुनी थी उन सब का जवाब देना चाहता था, इसीलिए वो कश्मीर का शासक बनना चाहता था। यहाँ पे उसका उत्तर लिख सकते हैं कि बदसरना और उपासना करने वालों को जवाब या फिर प्रतिशोध लेना चाहता था, इसीलिए कालिदास कश्मीर का शासक बनना चाहता था। नेक्स्ट, मेघदूत के यक्ष की पीड़ा किसकी पीड़ा है? तो हमें पता ही है कि कालिदास की जो भी रचना है वो कालिदास और मलिका को ही ध्यान में रखकर लिखी थी उसने। तो यहाँ पे यक्ष जो है वो कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतला में शकुंतला कौन है? तो शकुंतला एक फीमेल है, तो यहाँ पे हम जान सकते हैं कि अभिज्ञान शकुंतला में जो शकुंतला है वो मलिका है। विलोम के अनुसार किसकी आंखें हरिण शावक से कम नहीं है? तो हमें पता है कि जब विलोम का जो प्रवेश होता है तब वो ये बोलता है कि मलिका की जो बच्ची है वो मतलब एक हरिण शावक से कम नहीं है। तो यहाँ पे जो बच्ची है उसकी आंखें हरिण शावक से कम नहीं है। समय क्या नहीं करता, इच्छा का किसके साथ द्वंद्व था?
तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कालिदास जब जा रहा था उससे पहले उसने कुछ लाइंस बोली थी, जिसमें उसने समय के बारे में भी बताया था कि समय जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, और जो हमारी इच्छा होती है वो समय के बिल्कुल विपरीत होती है। जो हमारी इच्छा होती है वो समय के ऊपर पूरी नहीं होती है। तो यहाँ पे यही बोल सकते हैं कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और इच्छा का समय के साथ द्वंद्व था। और आखिरी जो प्रश्न है वो है, कालिदास के अनुसार सबसे बलवान क्या है? और हमें पता ही है कि कालिदास ने बोला था कि सबसे बलवान जो है वो समय ही है। और यहाँ पे हमारे जो कुछ प्रश्न थे, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे, वो भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने जो मेन क्वेश्चंस है उसको ही लिया है, जो मतलब मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और एग्जाम में आ सकते हैं, उसको मैंने कंसिडर किया है। बाकी क्वेश्चंस तो बहुत सारे बनते हैं, पर जो भी समरी मैं समझा सकती थी उसको मतलब रिवाइज करने के लिए जो भी प्रश्न बनते थे उन सभी को मैंने लिया है और ऊपर ऊपर से आपको समझा दिया है। यहाँ पे अंक 3 का जो सारांश है वो मैंने आपको समझा दिया है। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक के अंक 1, अंक 2 और अंक 3 का जो सारांश है वो हमने जान लिया है, और इसका जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको इसका जो प्लेलिस्ट है वो मिल सके, जिसमें मैंने जो पूरा नाटक है उसको कवर किया है। और मैं आशा करती हूँ कि आपको कुछ ना कुछ लाभ तो इससे मिलेगा ही, और आपको ये जो समरी है वो आसानी से समझ भी आ जाएगी। तो आप जो नाटक है वो किताब ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न और उत्तर लिखने का जो तरीका है वो आपको जानना पड़ेगा, बाकी आपको जो नाटक का सारांश है और जो समरी है वो तो समझ आ ही गई होगी, तो उससे आप अपने आप से मन से ही बना के उसको लिख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जिसका सेम सिलेबस है उसको समझने में आसानी हो जाए। और अपने फैमिली और सगे संबंधी के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी थोड़ा हिंदी साहित्य के बारे में पता चले। और यहाँ पे हम हमारा जो वीडियो है वो समाप्त करते हैं, और हम मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और धन्यवाद।